हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित राणा। बेटा आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थंबनेल में आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, अगर आप हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, कारण क्या है इसको दिखाने के लिए कि हालांकि ये बीएससी सेकेंड ईयर से ही इन्वॉल्व, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, या आप 11th और 12th के ही क्यों ना छात्र हों, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो 11th में भी आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग इवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में। फिर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में आए तो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा सा समझा दिया गया, उसके बाद में सारे ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर दिए गए। अब जब आप सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में बॉटनी का फर्स्ट पेपर ही पूरा का पूरा यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड है, पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर ही बना हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो एक्चुअल में स्पेशली अपन लोग यहाँ पर प्लांट्स के डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बीएससी सेकेंड ईयर का, और बॉटनी का फर्स्ट पेपर हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के भी हैं तो भी घबराइए मत, आप इसको देखिए क्योंकि आप भी सेकेंड ईयर में आएंगे। और ये फर्स्ट लेक्चर जो हमारा यहाँ पर रहेगा, ये जो बॉटनी फर्स्ट पेपर का पहला लेक्चर जो हमारा रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और की पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि हर एक क्लास में, चाहे वो लोअर क्लासेस हो या चाहे हायर क्लासेस हो, उन सभी में सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर हमारा है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी है, मैंने आपको सिलेबस में बता ही दिया था कि कितने पेपर अपने लोगों को पढ़ने हैं। 3 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला पेपर जो हमारा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के सिलेबस की वीडियो को ढूंढ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि पहले पेपर में 4 यूनिट पढ़नी है, तो पहली यूनिट तो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा ही करूँगा। उसके बाद में जो 3 यूनिट आपकी रह जाएंगी उनको मैं, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको मैं ज्वाइंट मेंबरशिप जो बच्चे लेंगे उसमें मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यूनिट फर्स्ट में जो बेसिक लेवल पर जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है, जैसे कि हमको यहाँ पर बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर के बारे में देखना, क्या देखना है, बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स द्विनाम पद्धतिकरण के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और हमको यहाँ पर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया है, जो प्लांट्स हैं उनका जो नामकरण किया गया है, उनको यहाँ पर उसके क्या महत्व हैं या उसके क्या रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर देखना है। तो इन रूल्स को समझने के लिए या क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखने के लिए, या किसने किसने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ये हमारे टॉपिक रहेंगे, सिलेबस में पूरा इंक्लूड है। वहाँ पर मैं टॉपिक वाइज टॉपिक जो वहाँ पर इंक्लूड है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आपके 11th क्लास में लेकर के चलता हूं। जब आप 11th क्लास में थे तो आप लोगों ने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा होगा वो पढ़ा था सजीव जगत। ठीक है, आपके सर ने पढ़ाया होगा पहला चैप्टर कौन सा, सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से जो 2 यहाँ पर पॉइंट्स निकल करके आते हैं लिविंग वर्ड्स में, लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले तो यही क्वेश्चन करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर पॉइंट मैंने निकाल के रखे हैं वो 2 हैं। पहला तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया, हु इज लिविंग, लिविंग कौन है। फिर दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस पर ही पूरी बायोलॉजी डिपेंड है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब हम लिविंग वर्ड्स की अगर बात करें तो पूरी बायोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, आप समझिए ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो हर एक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका सेल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल का भी टॉपिक आपका बहुत कर्रा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं बहुत पक्का होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप बहुत सारे टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है द लिविंग वर्ल्ड में, 11th क्लास में जब आप थे तो वहाँ पर सबसे पहले आपने समझा था हु इज़ लिविंग, लिविंग कौन है। तो बहुत सारे बच्चे जब क्लास में मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे अपना अलग अलग जवाब देते हैं कि सर लिविंग कौन है, तो लिविंग वही है जो हम लोग हैं, हम लोग लिविंग हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम लोग लिविंग हैं, और कौन लिविंग है, क्वेश्चन आता और कौन लिविंग है, तो बच्चे कहते हैं सर और जितने भी एनिमल हैं वो भी लिविंग है। हाँ ठीक, और सर एनिमल में आप देखेंगे जितने मुर्गी है, घोड़ा है,
और बहुत सारे बच्चे अपना अपना एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर एक पीछे से बच्चा बोलेगा सर प्लांट्स भी हैं, प्लांट यानी पौधे, पौधे भी लिविंग है, हाँ ठीक, पौधे भी लिविंग है। फिर एक और कहीं से जगह कहीं एक और क्लास में ही जो है ना बच्चे की तरफ से आवाज़ आती है सर बर्ड्स भी तो हैं, चिड़ियाँ वो भी उड़ती हैं, वो भी, हाँ ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है कौन। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स देखे, एक तो हमने एनिमल का देख लिया, एनिमल में बहुत सारे देख लिए, हम लोग भी एनिमल की श्रेणी में आते हैं, ऐसा नहीं कि आप एनिमल नहीं हैं, तो हर एक ह्यूमन बींग्स जो है वो एनिमल्स की कैटेगरी में ही रखा गया है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखेंगे तो मेमलिया ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने लोगों का जिक्र होता है कॉर्डेटा में, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात हो गई। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हम जानवर नहीं हैं, जानवर नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, हम लोग उस कैटेगरी में रखे गए। तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग अलग हैं और एनिमल अलग हैं। अगर अलग होते तो एक ही लाइन में खड़े नहीं होते सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले प्रोटोजोन्स आपने देखा, उससे पहले मोनेरा आप लोग पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, फिर प्रोटोजोन, फिर पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, बीएससी फर्स्ट ईयर में तो पढ़ के आए हो यार। अब यहाँ पर हम लोग कॉर्डेटा पढ़ेंगे, जूलॉजी के टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेटा पढ़ेंगे, क्लियर ना। लेकिन बॉटनी की बात हो रही है यहाँ पर, तो बॉटनी में मैं सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पुटअप किया कि हु इज लिविंग। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर मेजरली हम यहाँ पर देखें तो मेजरली हमको पता चलता है कि एनिमल और प्लांट ये 2 ऐसे ग्रुप यहाँ पर आते हैं जो हमको पढ़ने रहते हैं। जैसे कि एनिमल की अगर बात करें तो चाहे वो लोअर प्रिमिटिव टाइप का क्यों ना हो, लोअर टाइप का क्यों ना हो, चाहे वो हायर टाइप का क्यों ना हो। जैसे कि अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो वो भी एक एनिमल है, और अगर हम कॉर्डेट फाइलम की बात करें तो वो भी क्या है, एक, उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया है। तो यहाँ पर जो 11 12 जो फाइलम्स यहाँ पर 11th या 12 जो फाइलम यहाँ पर रखे गए हैं, इनके अंतर्गत सारे के सारे कौन रखे गए हैं, एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। समझ में आया। तो चाहे प्रिमिटिव लेवल का ऑर्गेनिज्म हो चाहे हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म हो, वो एनिमल कहला रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद में हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की जब अपन लोग बात करेंगे तो प्लांट में भी हम लोग क्या देखते हैं, चाहे हर्ब हो, चाहे श्रब हो, चाहे क्या हो, ट्री हो, चाहे वो छोटे छोटे प्लांट्स क्यों ना हो, छोटे छोटे साग सब्जियां क्यों ना हो, चाहे थोड़ा सा और बड़े प्लांट क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़े प्लांट क्यों ना हो, तो उनको कहेंगे तो प्लांट ही, पौधा ही तो कहेंगे ना। तो जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया और जो एनिमल है उनको इंक्लूड किया गया। दैट मीन्स यही 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जीवित हैं। फिर आप कहेंगे सर मान लिया कि आप एनिमल और प्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी सदस्य खोजा गया है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो प्लांट की श्रेणी में ही आता है, लेकिन उसको अभी हाल ही में हम कह सकते हैं कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया कि मोनेरा फाइलम बना दिया, ठीक है। संग मोनेरा को अलग कर दिया प्रोटिस्टा से। सबसे पहले प्रोटिस्टा में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था, विटेकर ने दिया था, तो विटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया गया, मोनेरा को अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो वहाँ पर डोमेन सिस्टम दिया गया। वो एक अलग मेथड है, कॉम्पिटिटिव लेवल का, फिलहाल नॉलेज होना चाहिए। 11th पढ़ के आए हैं आप लोग, ठीक है, 11 12 आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको तो मालूम होगा, ये वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बताने का सिर्फ मेन उद्देश्य ये है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो 2 हैं, एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो जो एनिमल और प्लांट है ये लिविंग है, और एनिमल प्लांट को हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, किसमें, बायोलॉजी के अंतर्गत। किसमें पढ़ते थे, बायोलॉजी के अंतर्गत, क्लियर। लेकिन अब हम जब हायर क्लासेस में आए तो बायोलॉजी में भी हमने बॉटनी और जूलॉजी को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया ना। देखिए यहाँ पर एनिमल को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, एनिमल को हम लोग बीएससी के लेवल में पढ़ेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत, इसी में तो पढ़ते हैं। और बॉटनी को, प्लांट को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, बॉटनी के अंतर्गत, क्लियर। तो ये क्लियर कट हुआ आपका। चलिए, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हु इज लिविंग, लिविंग कौन है ये समझ में आता है। फिर एक क्वेश्चन पुटअप ये हो जाता कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग क्या है। तो आप कहेंगे सर लिविंग क्या है। लिविंग, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, देखिए, लिविंग वह होते हैं जिनमें फॉलोइंग टाइप्स के एक्टिविटीज पाई जाती हैं या फॉलोइंग टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं देखिए, या वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ग्रोथ, वृद्धि इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्धि, ग्रोथ। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ग्रोथ होगी। अभी हम इन टॉपिक्स पर जो है ना अलग अलग करके इन सबको समझेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो मैं यहाँ पर आपको अभी बताया जा रहा हूँ मेजर पॉइंट में, ग्रोथ जो है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और यहाँ पर एक खास बात ये भी समझ लीजिएगा कि एक साइड में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके मेजर डिफरेंस होते हैं। ये आपको ये बता देंगे कि हाँ कोई पर्सन जो है या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है,
ठीक है। तो पहली बात तो उसके अंदर क्या होती हो, ग्रोथ होती हो। दूसरी बात, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता पाई जाती हो। दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी एबिलिटी पाई जाती हो जिससे वो अपने द्वारा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, अपने द्वारा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, या हम कह सकते हैं प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? उस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन भी कई टाइप का होता है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, निश्चिंत रहिए। इसीलिए ये क्लास थोड़ी सी आपकी बड़ी बन जाएगी, लेक्चर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसीलिए, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा, इसके बाद में लेक्चर 2, 3, 4, 5 और भी आने वाले हैं बहुत सारे, उन पे अलग अलग बातों पर चर्चा करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये भी सब्जेक्टिव है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट जिनको हम कह सकते हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म, उपापचयिक क्रियाएं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए, उपापचयिक क्रियाएं होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंस ऑर्गन्स होने चाहिए, लाइक या उसके अंदर सेंसिटिव एक्टिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिव एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये महसूस कर सके, तभी तो वो लिविंग रहेगा। तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, है ना, वो विचार कर सके कि सही क्या है गलत क्या है। अब ऐसा ना हो कि सेंसिटिविटी है ही नहीं उसके अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, वो विचार ही नहीं कर पा रहा है, उसको करना क्या है तो वो मर जाएगा। लिविंग रहने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर और भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखा है जैसे कि इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा हो, ब्रीदिंग, लाइक उसके अंदर ब्रीदिंग चल रहा हो, ऑक्सीजन का इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ग्लूकोज पार्टिकल को टूटना, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, बहुत सारा रेस्पिरेशन का भी टाइप है, 3 टाइप का ये होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है एक्सक्रीशन, दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन भी हो। एक्सक्रीशन कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बना है उपापचयिक क्रियाओं के दौरान मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो डेफिनेटली क्या बनेगा, वेस्ट मटेरियल बनेगा, उसको बॉडी से निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है, वो भी होता हो। फिर मूवमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट होता हो। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा, लोकोमोशन, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन होता हो। दोनों में मेजर डिफरेंस है, मूवमेंट और लोकोमोशन में कंफ्यूजन नहीं लाना, ठीक है। मूवमेंट क्या है, कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है। लोकोमोशन में क्या है कि मूवमेंट के द्वारा कोई वस्तु या कोई ऑर्गेनिज्म, कोई वस्तु या हम कोई ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करते 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 वो अपने एक प्लेस को भी चेंज करे, उसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मैं मूवमेंट कर रहा कि नहीं कर रहा, डेफिनेटली कर रहा, मेरा सर हिल रहा है, लिप्स हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आगे पीछे हो रहा हूँ, तो ये सब क्या है, मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मैं खड़ा एक ही जगह पर हूँ, मैंने अपना प्लेस चेंज नहीं किया। दैट मीन्स हमारे अंदर क्या हो रहा है, अभी मूवमेंट शो हो रहा है, लेकिन इस मूवमेंट के थ्रू हम अपना प्लेस भी चेंज करें, लाइक यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ चले गए, इस तरीके से हम अपना क्या करें, अपना प्लेस भी चेंज करें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या, लोकोमोशन, गमन, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इस बात को आप समझ लीजिए, मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लेकिन लोकोमोशन किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो लोकोमोशन होता है, लेकिन प्लांट की बात करें तो क्या प्लांट में लोकोमोशन होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता है यार। युगलिना की बात मत करना, युगलिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसकी, प्लांट और एनिमल के बीच की, ठीक है, तो उसकी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हाँ पता है आप बीएससी पढ़ के आओ यार, होशियार हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो समझ नहीं है। मैंने मूवमेंट की बात की, लेकिन प्लांट के अंदर क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, भाई हवा चल रही है ना, पत्ते हिल रहे हैं, उसकी स्टेम हिल रहा है ना, मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो क्या वो जीवित है? हाँ भाई जीवित है, क्योंकि मूवमेंट शो हो रहा है। आप कहेंगे सर कपड़ा टंगा हुआ है तार पे, हिल रहा है हवा में, मूवमेंट हो रहा है, लिविंग है क्या? अरे लिविंग के लिए सिर्फ मूवमेंट होना ही एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। क्या कपड़े के अंदर ये होता है, जो आप कपड़ा खरीद के लाते हैं या जो भी आप अपने लिए सामान लेकर के आते हैं, क्या वो रिप्रोड्यूस करके डबल हो जाता है? नहीं ना। अगर ऐसा हो जाता तो मज़ा नहीं आ जाता यार, हमें भी आ जाता। एक बार शर्ट सिलानी पड़ती, उसके बाद धीरे धीरे तो वो रिप्रोड्यूस करके बहुत सारी हो जाती हैं, है ना। तो फिलहाल तो इसमें आपको याद रखना है कि मूवमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लोकोमोशन किन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे किन्हीं ऑर्गेनिज्म में भी कह सकते हैं एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, इनके अंदर लोकोमोशन होता है, कुछ एनिमल्स को छोड़ करके, लाइक आप लोगों ने बीएससी में पढ़े होंगे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मूवमेंट है और जो लोकोमोशन है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। एक स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता,
हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन हर एक लोकोमोशन मूवमेंट होता है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट हो रहा है, प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो क्या वो लोकोमाइज कर रहा है, चल रहा है? भाई आपके दरवाजे पे जो प्लांट लगा हुआ है, आपके गमले में, घर में जो गमला है उसमें प्लांट लगा हुआ है, तो क्या वो आपकी सहेली के घर या आपके दोस्त के घर जाता है कि आज हम जा रहे हैं वहाँ रहेंगे जाकर के, आप यहाँ नहीं, है ना? मूवमेंट तो हो रहा है उसमें, लेकिन क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं। लेकिन आप जा सकते हैं, आप क्या करेंगे, अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जा सकते हैं। दैट मीन्स आपके अंदर मूवमेंट हुआ। मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जब मूवमेंट हुआ तभी आप हिले डुले। हिलना डुलना मूवमेंट कहलाता है, बात खत्म, ठीक है ना? लोकोमोशन कहने का मतलब हो गया प्लेस को चेंज करना, और प्लेस जब चेंज होगा तो मूवमेंट डेफिनेटली होगा। तो हम ये कह सकते हैं हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन हर एक लोकोमोशन मूवमेंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा कि व्हाट इज लिविंग और हु इज लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने जो मेंशन किए इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ग्रोथ क्या है। ये बेटा मैं इसलिए यहाँ पर डिटेल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहीं से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, तब बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पूरा पेपर आपका बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रोथ। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 मेजर पॉइंट्स बताए हैं कि लिविंग कौन होते हैं या लिविंग के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं आपको समझा दूंगा फटाफट। ये लिख करके समझाने का एक मेन फंडा इसीलिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको उस तरीके से पढ़ाता तो ये वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे की बनने वाली थी, ठीक है। मैंने लिख दिया है और लिख करके मैं आपको समझा दूंगा और इसके बारे में बता दूंगा, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे की जो वीडियो बनने वाली थी वो अब 30 या 40 मिनट की वीडियो बन पाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ इसका मेन फंडा है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। वृद्धि, वृद्धि क्या है मैंने आपको बताया। वृद्धि एक छोटा सा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ मास, मास का, दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर इंक्रीज ऑफ मास, मास का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। अब ग्रोथ भी हम अगर बात करें तो ग्रोथ 2 तरीके की हो सकती है। ग्रोथ जो है वो कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके की हो सकती है। एक जो ग्रोथ है वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक जो ग्रोथ है वो कौन सी है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और दूसरी ग्रोथ कहलाती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ होगी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक कहने का मतलब क्या? देखिए जो ग्रोथ हो रही है वो बॉडी के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर क्या कर रही है? सेल डिवाइड करके मास बना रही है, दैट मीन्स मास का इंक्रीजमेंट करा रही है, ठीक है। जैसे कि अभी आप हो सकते हैं कि दुबले पतले हों, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप अच्छा खाते पीते हैं तो जाहिर सी बात है जॉन सीना से आप लड़ लें या जॉन सीना की तरह आप हो जाएं। जॉन सीना से मत लड़िएगा, बहुत मारता है वो, सभी लोग WWE देखते होंगे। तो फिलहाल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर ग्रोथ हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब ये नहीं होगा कि बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर कोई ग्रोथ नहीं होती। ये जो ग्रोथ हो रहा है पूरा बॉडी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में हो रहा है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट में ग्रोथ हो जो नॉन लिविंग है, दैट मीन्स ये नॉन लिविंग में पाया जाता है। और नॉन लिविंग में आप कहेंगे सर ग्रोथ कैसे होता है? क्या सोफा हमारे यहाँ रखा वो बढ़ जाता है क्या? नहीं यार, मैं माउंटेन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि स्नो माउंटेन आप देखे हो तो उसमें जो है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पाई जाती है। कौन सी ग्रोथ पाई जाती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पाई जाती है। इसको आप रट लो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो, इसको एकदम भूलने वाली बात नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे ग्रोथ की तो हम कहेंगे कि इंक्रीज ऑफ मास, दैट मीन्स इंट्रिंसिक इंक्रीज ऑफ मास आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। उसको हम बोलते हैं क्या? ग्रोथ। क्लियर? चलिए इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमने देखा था रिप्रोडक्शन, जनन। तो जनन क्या है? तो मैंने आपको बताया था जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे ही प्रोजेनी को क्या करे? रिप्रोड्यूस करे, या अपने जैसे प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करने के उसके अंदर क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यही तो मालूम है। अब जो रिप्रोडक्शन है ये 3 टाइप से हो सकता है। मैंने यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन इंक्लूड किया है वो 3 टाइप से किया। मैंने क्या, बुक्स में भी इंक्लूड है। और वैसे तो बेसिकली आप लोगों ने 2 टाइप का ही रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। लेकिन यहाँ पर एक और मेथड है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और जो रिप्रोडक्शन, इसको हम कह सकते हैं ये जो है ये अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, ठीक है। यानी कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये एसेक्सुअल का ही एक फॉर्म है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये 2 तरीके से हो सकता है, ये भी खास बात है। एक हो सकता है नेचुरल
दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल डेफिनेटली हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर नेचुरल फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म की नहीं। तो देखिए नेचुरल फॉर्म में यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, प्लांट के स्टेम में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स के स्टेम में। और प्लांट का जो स्टेम होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला तो अंडरग्राउंड हो सकता है, दूसरा सब एरियल, तीसरा एरियल। दैट मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, आपने देखा है ना, आलू, आलू जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सॉइल के अंदर गहराई में पाया जाता है ना, तो ये एक तरीके का स्टेम ही तो होता है ना। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इस स्टेम के थ्रू क्या हो जाए, हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर एक बहुत सारा हम ये कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो आता है, एग्जांपल फॉर्म में मैंने बताया। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्यूबर फॉर्म से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आपने देखा होगा काफ़ी समय तक अगर आलू रखा रहे घर में तो उसके ऊपर छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एक्चुअल में वो क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। और ये ट्यूबर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक पोटैटो के प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर ना। तो ये क्या हो गया, ये तो स्टेम के थ्रू हो रहा है, तो स्टेम के थ्रू होने वाला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए एग्जांपल है राइजोम्स। राइजोम्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने अदरक देखी है, ठीक है। अदरक में क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अदरक कहने का मतलब गिंजर आप लोगों ने देखी होगी, तो जो गिंजर होती है उसमें छोटे छोटे रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो जो रोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम। या टर्मिक आपने देखा है तो उसमें भी राइजोम्स पाए जाते हैं। तो जो राइजोम है इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती, कैपेबिलिटी होती कि वो अपने जैसे ही और जो है ना प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो राइजोम हो गया। तीसरा आपने बल्ब। बल्ब यहाँ पर आप लोगों ने ओनियन देखा होगा, प्याज, प्याज के सेंट्रल पार्ट में बिल्कुल मिडिल में जब आप उसको कट करें तो बिल्कुल सेंट्रल में एक वाइट कलर का एक हम कह सकते हैं ठोस स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। और वो जो बल्ब है उसको अगर आप बो दें, ठीक है, सॉइल में लगा दें तो एक प्याज का प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है, हमने देखा अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। फिर सब एरियल। सब एरियल कहने का मतलब है कि एरियल पार्ट में तो है लेकिन ये पूरी तरीके से एरियल में नहीं, मतलब सॉइल की लेयर के ठीक नीचे ये पाया जा रहा है, ठीक है। मान लो ये सॉइल है, इसके ठीक नीचे ये पाया जा रहा है स्टेम, तो ये क्या कहलाएगा, सब एरियल। और इसके ऊपर अगर आ जाए, सॉइल के ऊपर आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, एरियल। क्या कहलाएगा, एरियल। तो सब एरियल में आप देखेंगे रनर और सकर, ठीक है। रनर के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और शकर भी यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो कराता है। फिर है एरियल। एरियल जो है ये आपको इसमें मेन मेथड आपको देखने को मिलेगा बल्बिल्स के थ्रू। बल्बिल्स क्या है, ये छोटी छोटी हम कह सकते हैं बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी प्लांट के एक्सियल रीजन में, कहाँ पर, एक्सियल, लाइक मान लो ये प्लांट है और यहाँ से ये लीफ निकला हुआ, तो ये वाला जो इसका रीजन कहलाता है ये कहलाता है एक्सियल रीजन। दिख नहीं रहा है, चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, चलिए यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पर मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट से यहाँ पर एक लीफ निकला है, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, एक्सियल रीजन, ठीक है। तो इस एक्सियल रीजन पर छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, ठीक है। और ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इसको अपन लोग बोलते हैं बल्बिल्स। और ये जो बल्बिल्स होती हैं इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपने जैसे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है एगेव। एगेव में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एगेव में क्या है, एरियल स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आया, तो मैंने नेचुरल फॉर्म बताया। इसका आर्टिफिशियल फॉर्म भी है जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू इजाद किया गया, बनाया गया और होता भी है, लाइक मैंगोज ट्री में आपको देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे मेथड हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपको रिप्रोडक्शन देखना होगा दूसरा टाइप, वो होगा क्या, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के थ्रू भी क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अ टाइप ऑफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, इस मेथड के थ्रू जो प्लांट बनेंगे वो सभी के सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट के जैसा होगा, ठीक है, बिल्कुल ही अपने पेरेंट के फोटोकॉपी होगा। और जो बिल्कुल अपने पेरेंट के फोटोकॉपी के थ्रू हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे प्रोजेनी को हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। तो जो क्लोन है वो क्या कहलाता है, क्लोन ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट के जैसे ही, अपने पेरेंट के सिमिलर के जैसे ही एक्टिविटीज को शो करें, बिल्कुल एकदम जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब बाहर रूप से भी वो एक जैसे अपने
प्लांट पेरेंट के थ्रू दिखे, और हम क्या कह सकते हैं जेनेटिकली, दैट मीन्स जेनेटिक लेवल पर भी वो क्या है एक दूसरे के सिमिलर हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, क्लोन। सर ट्विंस को बोल सकते हैं जो होमोजाइटिक होते हैं, नहीं वो क्लोन नहीं है। एक मेथड में कह सकते हैं वो क्लोन है, बिकॉज वो जेनेटिकली तो मॉडिफाइड होते हैं, जेनेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक जैसा ही सीक्वेंस है जीन का, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली आपने देखा होगा कि कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, तो इसलिए इट इज़ नॉट क्लोन। ओके, क्लोन क्या है, क्लोन में सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ क्या करेगा, एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ट्विंस में ऐसा नहीं होता। ट्विंस में क्या है, वो तो डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बना है ना, जब पेरेंट्स मिले थे तभी तो वो ट्विंस हुआ। वो अलग बात है कि जाइगोट के अंदर चेंजेस हुआ, जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन हो गया, जिससे वो हो गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल में आपको क्या देखना है, एसेक्सुअल में आपको देखना है पहला प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है फिशन। अरे भाई यार, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करने वाला इन सब के बारे में, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ के रखा है, आपको मैं ये मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन्होंने जो प्लांट्स पढ़े हैं, लाइक आप लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा है, तो वहाँ पर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन ये पढ़ा है, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर है, ठीक है। फिशन हो गया, फिशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बडिंग, बडिंग के थ्रू, दैट मीन्स मुकुलन के थ्रू भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है एसेक्सुअल टाइप। फिर गैम्यूल्स के थ्रू, गैम्यूल्स क्या है, गैम्यूल कुछ नहीं है, इंटरनल बर्ड है, ठीक है, इंटरनल बर्ड है ऑर्गेनिज्म की। लाइक आप स्पॉन्जेस देखें तो स्पॉन्जेस के अंदर, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय गैम्यूल्स के थ्रू, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैम्यूल्स के थ्रू जो हो रहा है, गैम्यूल्स क्या है, ये इंटरनल बर्ड है, दैट मीन्स स्पॉन्जेस की जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है उसके अंदर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर सेपरेट होकर के एक स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करा देता है। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, सेकेंड ईयर के छात्र हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक है फ्रेगमेंटेशन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कोई प्लांट ऐसा होगा जो छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएगा, और वो बिखर करके क्या होगा, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा देता है। आर्टिफिशियली अगर हम लोग बात करें तो आर्टिफिशियली भी फ्रेगमेंटेशन होता है। लाइक हम लोग शुगर केन की बात करें तो शुगर केन को हम लोग 20 से 30 सेंटीमीटर, एक शुगर केन जो होता है गन्ना होता है, उसको 20 से 30 सेंटीमीटर की कुछ इतनी इतनी बड़ी सी हम क्या करते हैं, उसके पार्ट को कट करते हैं, और कट करने के बाद में हम खेत में उसको लगा देते हैं, तो वो शुगर केन क्या होता है, अगेन जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, गन्ना हो जाता है। ये जो किसान भाई हैं अपने वो अच्छे से जानते होंगे इसको। फिर एक है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन कहने का मतलब है कि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होता है, पढ़ा होगा। जैसे जू स्पोर, यानी कि ऐसे स्पोर जिनमें फ्लैजला पाया जाए, सिंपल है ना। एप्लेनो स्पोर, ऐसे स्पोर जिनमें फ्लैजला नहीं पाया जा रहा, लेकिन वो स्पोर क्या कर रहा है, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर कुनीडिया, कुनीडिया क्या है, कुनीडिया छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रोथ करती चली जाती हैं, ठीक है। और प्रत्येक कुनीडिया के अंदर ये पावर होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उसके जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सेक्सुअल मेथड देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं इसके। लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा रह गया था। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिर्फ 3 मेथड समझने हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। पहली जो यहाँ पर स्टेज है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होने से पहले की अवस्था। दूसरी यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा। और तीसरी यहाँ पर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद वाली अवस्था। तो देखिए यहाँ पर 3 मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या है? देखिए इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको समझनी है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। पहला बात, गैमीट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ये आपकी हो गई पहली बात। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, गैमीट फॉर्म होगा। गैमीट फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसके बाद में इसका क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर किया जाएगा। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पर जो हमको समझना है वो होगा क्या, गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीट का यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाता है। तो 2 स्टेप यहाँ पर आते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट जब फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद में गैमीट का ट्रांसफर किया जाएगा। और जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। यदि मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान बनेगा स्पर्म, और फीमेल के अंदर यदि हो रहा है तो गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान बनेगा क्या, एग।
जो मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन हुआ है, दैट मीन्स स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के केसेस में जो एग का फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऊजिनेसिस। क्या बोलते हैं, ऊजिनेसिस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ, गैमीट फॉर्म हो चुका है और गैमीट ट्रांसफर भी हो चुका है। जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन में जो एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं, सिंगैमी। और सिंगैमी को हम ये कह सकते हैं यहाँ पर संयुग्मन। संयुग्मन कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, आपस में मिलना क्या कहलाता है, सिंगैमी कहलाता है। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे ही ये बन जाएगा, सिंगैमी हो जाएगा, सिंगैमी होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट। तो जाइगोट जो बनेगा इसका क्या बनेगा, एम्ब्रायो। जाइगोट अब चेंज होगा किसमें, एम्ब्रायो में। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमेशा अपन लोग को क्या पढ़ना रहता है, एम्ब्रियोजेनी को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस की। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और आपको पॉइंट प्रोवाइड करा दूँ कि जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो एक एडल्ट है, जैसे कि हम एक एडल्ट को लेते हैं, क्या लेते हैं, एडल्ट को। तो एडल्ट में क्या होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, यही तो होगा। मेल के अंदर मेल गैमीट बनेगा, लाइक स्पर्म बनेंगे, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, एग। दोनों आपस में मिले, बन गया क्या, जाइगोट। जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो चेंज हो जाएगा किसमें, बेबी में, और बेबी चेंज हो जाएगा एडल्ट में, कह सकते हैं। एडल्ट जो होगा वो अगेन क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि जो एक एडल्ट होता है वो मेल और फीमेल हो सकता है डेफिनेटली। इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म और एग बनेगा। दैट मीन्स पहला प्रोसेस यहाँ पर क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि इसके अंदर स्पर्म बना, इसके अंदर एग बना, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन। क्लियर ना। तो उसके बाद में यहाँ पर सिंगैमी हुआ। सिंगैमी में क्या होगा, दोनों जो गैमीट है वो मिले और क्या बन गया, जाइगोट। दैट मीन्स सिंगैमी हुआ। फिर यहाँ पर एम्ब्रियोजेनी हुआ। एम्ब्रियोजेनी में क्या हुआ, एडल्ट फॉर्म हुआ। एडल्ट जो होगा वो अगेन ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो जाइगोट से लेकर के एडल्ट तक का जो पीरियड होता है इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल पीरियड। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल पीरियड। और इस पीरियड में ये क्या करेगा, तरुण अवस्था में क्या करेगा, ये अगेन क्या करता है, अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब एक खास बात और भी है कि जो एडल्ट है हमेशा ये संतान उत्पत्ति नहीं करता रहता है। असल में होता क्या है कि एडल्ट जो होता है इसका डेथ भी होता है। क्या होता है, डेथ भी होता है। लेकिन इसमें कुछ खास बात है, जैसे कि अगर हम लोग इसके गैमीट फॉर्मेशन की बात करें तो मेल के केस में गैमीट का जो फॉर्मेशन है वो आजीवन चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। लेकिन फीमेल की अपन लोग अगर बात करें तो फीमेल्स में डेथ से पहले लाइक अबाउट, हम एक एवरेज एनसीईआरटी ने दिया है 45 to 55 ईयर, यानी 45 से 50 दिया है, लेकिन किसी किसी का 55 भी है। तो 45 से 55 साल तक के बीच में क्या हो सकता है कि इनका मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज कहने का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें बंद हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो इनके अंदर एग का फॉर्मेशन तो रुक जाता है, लेकिन मेल के अंदर हमेशा क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो ये इस तरीके से हमारे रिप्रोडक्शन का, दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फिनिश हुआ।